जी बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड है। फ्लूइड मीन एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनी मटेरियल दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। और इसकी जो फ्लूइड की मोशन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम डील करेंगे उसको फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Any substance that can flow is called fluid. For example, gases, liquids and plasma are fluids. Next, fluid dynamics की बात करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स क्योंकि हम इसको फिजिक्स में डील कर रहे हैं तो ये फिजिक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। ये डायनामिक्स का वर्ड जब भी यूज़ होता है तो ये हमेशा मोशन से रिलेटेड, इसका मतलब फ्लूइड की मोशन जब हो रही होगी तो तब जो हम इसकी स्टडी करेंगे उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज और आपको पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशंस क्या है। जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ, या आप इसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। विस्कस का वर्ड जो है आप रूटीन में भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ के गाढ़ापन के लिए। मतलब हमारे पास कोई भी मटेरियल है जो लिक्विड है वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है हम कहते हैं ये उतना ही ज़्यादा विस्कस है, यानी गाढ़ा है। अगर कोई चीज़ गाढ़ी होती है तो वो मूव यानी उसकी मोशन भी स्लो होती है। जैसा कि शहद है, आपने देखा होगा वो स्लोली मूव करता है। अगर आप उसको कहीं मतलब गिर जाता है और वहाँ पर ढलवान हो तो बड़ी आहिस्तगी से मूव करेगा, लेकिन इसके बरक्स जो पानी होता है वो क्या करता है, जैसे ही आप उसको गिराते हैं वो फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास शहद है उसकी लेयर्स जो हैं वो इजाज़त नहीं दे रही, वो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं लेयर्स के दरमियान, और इसके बरक्स जो वाटर है उसमें फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट कम है। यानी एक दूसरे के ऊपर रगड़ से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको आप फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम विस्कस, जिससे हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जिसको आप विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी को फ्रिक्शनल इफेक्ट के लिहाज से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सबसे पहले, विस्कोसिटी द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ a flowing fluid is called viscosity of the fluid. Viscosity measures how much force is required to slide one layer of fluid over another layer। यानी कि विस्कोसिटी जो है ये एक ऐसी टर्म है जो हमें बताती है कि किसी भी जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब हम उसको स्लाइड करवाना चाह रहे हैं तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, अब डेफिनेटली विस्कोसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, तो हम इसका कोई ख़ास सिंबल रखेंगे, यूनिट रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल में ये बताया भी हुआ है, सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली सच एज थिक टॉर एंड हनी इट्सी। हमारे पास जो वो टार होती है जो ज़मीन से निकलती है जिससे हम ये ऑयल गैस वगैरह निकालते हैं वो, और शहद जो है ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि ये थिक हैं इस वजह से इनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत लार्ज होता है, और कोफिशिएंट विस्कोसिटी को हम ईटा से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो substance that flow easily such as water have small value of coefficient of viscosity। यानी कि जो हमारे पास पानी होता है वो क्योंकि इजीली फ्लो कर जाता है, उसकी लेयर्स इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की इजाज़त देती हैं, फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होता है, इस वजह से उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको ईटा से ज़ाहिर करते हैं वो भी कम होता है। अब जब भी कोई मटेरियल किसी भी फ्लूइड में से पास कर रहा हो यानी गुजर रहा हो, जैसा कि पानी है, पानी में से गुजरें तो पानी आपको एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स फराहम करती है, यानी आपके ऊपर फोर्स लगाता है। पानी में से जब भी कोई शख्स गुजरता है तो पानी ऑपोजिट फोर्स लगाता है। अगर तो पानी रुका हुआ है तब भी वो लगाता है, तब कम लगाता है, लेकिन अगर बह रहा हो और जिस तरफ से पानी आ रहा है आप उसके ऑपोजिट मूव करेंगे तो मतलब उसकी तरफ मूव करेंगे, पानी जिस तरफ सिमत से आ रहा है पानी के बहने की सिमत के ऑपोजिट मूव करेंगे तो वो आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग कहते हैं खींचने वाली फोर्स, ठीक है, जो आपको बहा के अपने साथ खींच के लेके जाना चाह रही है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस
a retarding force. This force is called drag force or fluid friction. The drag force increase as the speed of object increase, यानी कि जहाँ पर पानी के बहने की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल समझने के लिए आप गाड़ी जो होती है कार, उसका मतलब जब वो चल रही होती है आप विंडो से हाथ बाहर निकालें तो आपको हवा एक प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है आपके हाथ के ऊपर। तो वहाँ से भी आप इसका अंदाज़ा लगा, अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा, लेकिन अगर गाड़ी तेज़ चल रही होगी तो आपके हाथ के ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है। व्हेन वी पुट आवर हैंड आउट ऑफ विंडो ऑफ फास्ट मूविंग कार, द एयर एक्सर्ट्स अ कंसिडरेबल फोर्स जिसको आप महसूस कर सकें ऑन आवर हैंड। ड्रैग फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी इज डिटरमिन्ड बाय स्टोक्स लॉ। जब एक स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में से पास करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम स्टोक्स लॉ से मेजर कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ क्या है? सबसे पहले यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेट दैट द ड्रैग फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली। ये कंडीशन है, मूविंग स्लोली। जब भी स्टोक्स लॉ आप अप्लाई करना चाह रहे होंगे, आप जिस स्फीयर की बात कर रहे हैं वो फ्लूइड में से स्लोली मूव कर रहा होना चाहिए विद वेलोसिटी v थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड में मुराद ऐसा फ्लूइड जिसकी कोई ना कोई विस्कोसिटी हो। ईटा इज गिवन बाय एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये वाला फार्मूला हमने चैप्टर 1 के एंड पे डायमेंशंस में पढ़ा था, वहाँ पर हमने इसकी डायमेंशंस भी निकाली थी। ठीक है, ईटा की डायमेंशंस, और इसका यूनिट भी निकाला था। यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स का यूनिट न्यूटन है, 6 पाई का कोई यूनिट नहीं। आर का यूनिट होता है मीटर और वी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो पर सेकंड इधर जाके सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या आएगा ईटा का? न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी v ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, रेडियस r ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें तीन ही चीज़ें हैं, 1, 2 और 3, यानी इनके ऊपर ये ड्रैग फोर्स इफेक्ट कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब इसके यूनिट्स की बात करें, वो मैंने पहले बता दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा। और जब आप इनको जो बेसिक यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आता है। अब इसकी डायमेंशन भी यहाँ से हम लिख सकते हैं m पर l पर टी, यानी m l की पावर -1 और t की पावर -1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस हैं। अब लिमिटेशन, स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन क्या मैंने पहले ही बता दिया है। एक तो ये स्फीयर के ऊपर अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरा, और वो स्फीयर जो है वो फ्लूइड से स्लोली मूव कर रहा हो, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, हाई स्पीड के लिए हम स्टोक्स लॉ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते ईटा के, उसमें फिर अदर्स कोफिशिएंट भी शामिल हो जाते हैं। कहते हैं जी दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज मूविंग विद स्लो स्पीड इन विस्कोस मीडियम। फॉर हाई स्पीड ड्रैग फोर्स इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ, लिक्विड एंड गैसेस हैव नो ज़ीरो विस्कोसिटी, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस होते हैं उनकी कोई ना कुछ विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गैसेस के मालिक्यूल्स जब लो टेम्परेचर पे होते हैं तो वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मोशन इतनी फास्ट नहीं होती। इस वजह से जो बॉडी उसमें से पास करना चाहता है उसके साथ उनका टकराव कम होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनका टकराव बढ़ जाता है। वाइल फॉर लिक्विड इट डिक्रीज। लिक्विड के लिए ये कम क्यों होता है? लिक्विड जब लो टेम्परेचर पे होता है तो वो एटम्स को अपने साथ बाउंड करके रखता है, तो उसमें से मटेरियल का पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हैं उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और मटेरियल के पास करने में आसानी होती है। ठीक है, ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस, और इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, और यहाँ पर साइड पे एमसीक्यूज के लिए एक टेबल भी दिया हुआ है। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यूज़ एट रूम टेम्परेचर या 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें दी हुई हैं। तो ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अगला भी जो है टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो आगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक बॉडी को जब हम किसी हाइट से गिराते हैं, जैसे वो गिरना शुरू करता है तो वो ये तो नहीं है कि कहीं पे वो तेज़ी से नीचे की तरफ मूव, कहीं पे स्लोली, कहीं पे फिर तेज़ से फिर स्लोली। जब भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है तो वो एक मैक्सिमम स्पीड गेन करती है और उसके बाद वो उस स्पीड के साथ मूव करती रहती है।
ठीक है, क्योंकि अभी हम ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ा है कि जैसे ही किसी मीडियम में से आप पास करते हैं, मीडियम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब जब कोई बॉडी एयर से नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आ रही है, तो एयर जो होगी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी। ठीक है, तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगी। उस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by the spherical body in falling vertically downward when the magnitude of drag force become equal to the weight of the body is called terminal velocity। अब हम मिसाल समझने के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास एक राउंड ड्रॉपलेट है जिसका मैस m है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, यानी आसमान से बारिश का कतरा गिरा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे वो नीचे की तरफ मूव करेगा, हवा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड, जिसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं, यानी उसमें से गुजरने के खिलाफ मज़ामत करेगी। एयर एक्सर्ट अ ड्रैग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट इज। नेट फोर्स क्या होगी? क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव किए जा रहा है, इसका मतलब उसका वेट उसकी ड्रैग फोर्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब हम ये कहते हैं कि उसका वेट ड्रैग फोर्स को बैलेंस कर लेता है, तो हमारे पास नेट फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है? ज़ीरो। उस वक्त जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसकी वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो एफ डी बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के। डब्ल्यू आपको पता है एम जी के बराबर होता है, उसकी जगह पर आप एम जी पुट कर दें, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला अभी आपने पढ़ा 6 पाई/r वी। वी यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इस वजह से वी टी लिखा हुआ है। हम यहाँ से वी टी एज इट इज़ और बाकी सारे फैक्टर को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब क्योंकि हम एयर में से पास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा एयर हो, हमारे पास जो है वो मीडियम चेंज भी हो सकता है। तो हम इसको डेंसिटी के लिहाज से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब जो हमारे पास मास की वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। डेंसिटी क्या होती है? रो। और वॉल्यूम, क्योंकि ये ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल शेप में है, तो उसको 4/3 पाई r³ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर m की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट करें, बाकी सारा फैक्टर एज इट इज। 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r की एक वैल्यू r से एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ये 4 जो है 2 से कैंसिल होगा, 2 2 4, 2 3 6, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 r² g और रो, और नीचे हमारे पास 9 ईटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, जो हमारे पास 2 है ये भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, ईटा यानी कि उसकी विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होती है, 9 भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो ये टोटल फैक्टर है ये कांस्टेंट है, जस्ट r² वेरी करता है। ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो डिफरेंट ड्रॉपलेट के लिए डिफरेंट है, इस वजह से हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के साथ स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब डिपेंडेंस क्या है? यहाँ पर डिपेंडेंस देख सकते हैं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब के लिए सेम होता है। जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो चेंज होती है हर मटेरियल की, विस्कोसिटी चेंज होती है, और उसके पास जो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो चेंज है। यानी कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है जी, फ्लूइड फ्लो। यानी कि हमारे पास जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी कितनी टाइप बनती हैं? उसकी दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो, और दूसरा है जी टर्बुलेंट फ्लो। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, स्ट्रीमलाइन का मतलब जो स्मूथली मूव कर रहा हो, यानी जिसमें पानी में डिस्टर्बेंस हमें फील ना हो रही है। जैसा कि आप किसी नहर को देखें, किसी भी ऐसी प्लेस पे जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी पुल के करीब देखेंगे वहाँ आपको पानी में डिस्टर्बेंस नज़र आएगी, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं देखेंगे तो आपको नज़र आएगा पानी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट फ्लो जो है उनमें जो डिफरेंस है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार इफ एवरी पार्टिकल इन द स्ट्रीमलाइन मूव अलोंग द एग्जैक्टली द सेम पाथ। यानी कि ये पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ से मूव करके आया और आगे जाके इस डायरेक्शन में आ गया, तो पीछे से आने वाले तमाम पार्टिकल भी इसी तरह ही मूव करें।
तो हमारे पास जो इस तरह की मोशन होती है उसको आप स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं या लेमिनर फ्लो कहते हैं, ठीक है। ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलोंग अ स्मूथ पाथ कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन, यानी इस लाइन को जिसमें पार्टिकल स्मूथली मूव कर रहे हैं उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। डिफरेंट स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। यानी अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि व्हाट इज स्टेडी फ्लो कंडीशन, तो आपने बताना है डिफरेंट स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइन, यानी कि फ्लूइड की भी डायरेक्शन वही होगी फ्लूइड की वेलोसिटी की जो स्ट्रीमलाइन की, यानी कि जहाँ जहाँ से वो स्ट्रीमलाइन पास कर रहा है वहाँ वहाँ से हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बरक्स जब हमारे पास कोई इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो हो रहा होता है तो उसको आप टर्बुलेंट फ्लो, इसको आप देख सकते हैं जब भी कहीं पर पुल आता है तो वहाँ पर दरमियान में रेजिस्टेंस आ जाती है। ये प्लेट दिखाने का मतलब ये है कि उसके रास्ते में रुकावट आ गई, जैसे वो इसमें से पास करेगा तो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, ठीक है। या आप देखें जहाँ पर डैम का पानी गिर रहा होता है या ये बैराज बने होते हैं, हेड बने होते हैं, जैसा कि हेड बल्लो की है, वहाँ से पानी जब निकलता है तो वहाँ पर उसकी जो फ्लो होती है वो टर्बुलेंट होती है, इरेगुलर होती है। द डिफरेंट स्ट्रीमलाइन क्रॉस ईच अदर इन दिस फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली, द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन दिस फ्लो, यानी आप पार्टिकल का एग्जैक्ट पाथ ऑफ फ्लो यहाँ पर तो आपने फाइंड कर लिया, जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी होगी फ्लूइड की, लेकिन जब आपके पास टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होता है तो तब आप उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द कंडीशंस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए आप कंडीशन लिखें, नीचे 3 कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले है द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये है कि वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वो उसकी स्लाइड्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड मतलब उसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें ईजीली। देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यानी उसको दबाया ना जा सके, यानी उसका वॉल्यूम कम ना किया जा सके, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी, यानी कि वो जब भी बहे तो वो हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करे, टर्बुलेंट फ्लो को फॉलो ना करे, ठीक है। ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस हैं। अब इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाता है। राइट इक्वेशन ऑफ एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन डिटेल, या राइट अ नोट ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप। ये जो हमारे पास पाइप आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका प्रोडक्ट किसके साथ, एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी इंस्टेंट, जो इसमें से पानी गुजर रहा है या वो फ्लूइड कोई भी गुजर रहा है उसकी स्पीड के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होता है, अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। और इसको ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ये हमारे पास दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ फ्लूइड और फ्लो रेट, यानी कि जो इसमें से वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकंड में ये उसके बराबर होता है। यानी इस कांस्टेंट को आप v बाई टी के, यानी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको आप v बाई टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो v है ये वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है, जिस v की मैं बात कर रहा हूँ वो वॉल्यूम को जाहिर करेगा। और इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, यानी मैथ जो है उसका कंजर्वेशन लॉ जो है उसको फॉलो करता है। ये भी बिल्कुल एनर्जी की तरह ही है, यानी मैथ्स में कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं से नया मैथ्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास दो एंड्स बनते हैं, एक पाइप के, एक लोअर एंड है जिसका एरिया हमने कम रखा हुआ है और दूसरा एक अपर एंड है। आपको ये पता है जब आप एरिया कम करते हैं तो उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है, जैसे स्पीड में इजाफा होगा इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से कांस्टेंट, और अगर आप स्पीड कम करते हैं तो इसका मतलब एरिया बढ़ जाता है, फिर से इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आता है। बस इस बात को हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हमने क्या किया, नीचे एक स्मॉल पोर्शन ले लिया पाइप का, उसका पाइप का पोर्शन लिया, उसकी लेंथ हमारे पास डेल्टा x1 है, और जो फ्लूइड है वो इसमें डेल्टा टी टाइम के में पास हुआ, उसकी वेलोसिटी v1 है, और उसका एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर पाइप का वो a1 है। इसका मतलब है हम यहाँ से गुजरने वाला जो मैस होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। मैस बराबर है, ये डेंसिटी का फार्मूला था, मैस पर यूनिट वॉल्यूम,
तो आप मैथ की वैल्यू निकाल लेंगे तो वॉल्यूम उधर डेंसिटी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो आपको पता है एरिया ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इनटू लेंथ होता है। तो आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे और डेंसिटी आप इसको रो वन ले लेंगे। कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो वन हमने ले ली, तो उसका मैथ हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो जो डिस्टेंस कवर किया है उस फ्लूइड ने डेल्टा एक्स वन, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं एज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से, क्योंकि वी हमें पता है, टी भी आपको पता है डेल्टा टी है। तो आप वी वन इंटू डेल्टा टी इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा एम वन जो है वो वी रो वन ए वन वी वन इंटू डेल्टा टी आ गया। ठीक है, यहाँ पर रो वन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अब हम क्या करते हैं, इसके अपर एंड के ऊपर भी इसका मैथ फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास डेल्टा एम टू इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू इंटू डेल्टा टी आ गया। ठीक है, क्योंकि टाइम दोनों के लिए हमने सेम रखा हुआ है। अब उसके बाद अगर तो ये जो मैथ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो फ्लूइड है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को फॉलो कर रहा है। तो जितने टाइम में यहाँ से मैथ जितना गुजरा है उतने ही टाइम में यहाँ से भी गुजरने वाला मैथ जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होने का मतलब है डेल्टा एम वन किसके बराबर होगा, डेल्टा एम टू के। जब ये बराबर होगा तो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर रखें, डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। रो वन ए वन इंटू वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू इंटू वी टू। अब आपको ये पता है कि जो हमारे पास रो है ये डेंसिटी है किसकी, उस फ्लूइड की। डेफिनेटली जो फ्लूइड यहाँ से पास कर रहा था इसके नीचे वाले एंड से, वही इसके ऊपर वाले एंड से पास कर रहा है, तो डेंसिटी तो चेंज नहीं ना होगी। डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब रो वन रो टू के बराबर होगा, जिसको आप रो भी लिख सकते हैं। तो रो से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू आ जाएगा। यानी कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे इक्वल, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू देगा आपके पास। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशंस के बराबर आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि आपने नहीं वो सेकेंड ईयर वालों ने पढ़ा था, वो हम तब बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, हम जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं उसको दबाया नहीं जा सकता, यानी उसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने जो कंडीशन ली हुई हैं, यहाँ पर जो हमारे पास पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, इसका मतलब इसको हमने दबाया हुआ है। ये नहीं मतलब कि यहाँ पर इसकी डेंसिटी कम होगी और यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है एज द वाटरफॉल इट्स स्पीड इंक्रीज एंड सो इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज। यानी कि आपको पता है ना, ए बी कॉन्स्टेंट रखने के लिए अगर उसकी स्पीड नीचे जाते हुए इंक्रीज होगी तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एज मैनिडेटेड बाय द कंटिन्यूस इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर दी हुई हैं, आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। पहले ये तो आप इससे वेल नोन है। दूसरी ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको बताया ए वी इज इक्वल टू वी बाई टी। या टी वी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए वी टी इंटू वी आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हमारे पास कंडीशन है ये यहाँ से निकाली हुई है, रो ए वन वी वन इज इक्वल टू एम बाई टी। कैसे आया है, यहाँ पर आपको पता है कि रो बराबर होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। किसके बराबर होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो आपको पता है वो एरिया इंटू डिस्टेंस है। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस बाय टी आएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम बनाएगा। ऊपर हमारे पास मैस पर इसकी जगह पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम आया, और इन दोनों की जगह पर वॉल्यूम बाय टाइम आया। वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो गया तो एम बाई टी आ जाएगा। रो ए बी इज इक्वल टू एम बाई टी। यहाँ टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये फिफ्थ वाली जो फॉर्म है ये भी आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ। और ये है जी आपकी असाइनमेंट, इसको देख लें फिर हम आपके सवालात की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मैं अटेंडेंस लेना चाहूँगा, आप इसको नोट करें, मैं अटेंडेंस नोट करता हूँ।
जी बेटा, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर वेकियस ड्रग एंड स्टॉकला दोबारा समझा दें। जी, ये वाला स्टॉक्स ला। जी बेटा, क्या पूछा आपने यहाँ पर? तो जो पहली स्लाइड है वेकियस ड्रग एंड स्टॉकला वाला, वो वाला एक बार दोबारा समझा दें। जी बेटा, मैंने आपको बताया है ये वाला कि जो हमारे पास फ्लूइड होते हैं, उसमें से कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो इजीली फ्लो कर लेते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, और कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते। जैसा कि शहद है, आप उसको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी गिराएंगे ना तो वो फिर भी आहिस्तगी से नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन इसके बरक्स अगर आप वाटर गिराएं वो तेज़ी से मूव कर लेता है। जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो तेज़ से मूव कर सके, उनकी विस्कोसिटी कम होती है, यानी उनका गाढ़ापन कम होता है। उनके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की इजीली इजाज़त देती हैं, यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होते हैं। और जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती उनमें फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले विस्कोसिटी मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद एग्जांपल भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद है जब किसी हमारे पास लेट्स सपोज एक टब है पानी का, आप उसमें से पास करेंगे तो पानी आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, आपको वहाँ से गुजरने, यानी कि आप वहाँ से गुजर रहे हैं वो आपको गुजरने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप अगर वहाँ से गुजरना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उस मज़ाहमत के ख़िलाफ़, उसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। इसकी मिसाल आपको मैंने वो जो है विंडो से हाथ बाहर निकालें तो जो आपको एयर फील होती है वहाँ से दी थी। अब यहाँ पर हमने ये जो जितनी भी बातें की हैं यहाँ पर हमने शेप डिफाइन नहीं की। आपका हाथ है उसकी शेप और तरह की है, जब आप किसी वाटर टैंक में से पास करते हैं शेप और तरह की होती है। स्टोक्स लॉ जो है ये स्पेशली जो हमारे पास स्फेरिकल शेप की बॉडीज़ होती हैं, जैसा कि आपके बॉल है, या इसके अलावा आप समझ लें ये होता है क्या उसको कहते हैं फुटबॉल, बड़े वाला बॉल जो होता है। इसी तरह और भी ये वाटर ड्रॉपलेट जो है, इस तरह की जो शेप की हमारे पास अशिया होती हैं उनके लिए स्टोक्स लॉ डिफाइन किया हुआ है कि स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब कोई स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर हो और वो स्लोली मूव कर रही हो विद वेलोसिटी वी, ये कंडीशन है स्पेसिफिक कंडीशन थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड का मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो विस्कोसिटी ईटा है, तो आपके पास जो ड्रैग फोर्स होगी वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होगी। यहाँ 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा आपको पता है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल या ऑफ अ फ्लूइड, और आर जो है ये उस बॉल का रेडियस है या उस स्फीयर का रेडियस है जिसको आप उस फ्लूइड में से पास करवाना चाह रहे हैं, और वी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है जी, और कोई सवाल? जी बेटा, किसी और का कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। सर सबसे पहली स्लाइड शो कर दें। जी बेटा, सबसे पहली स्लाइड ये वाली स्लाइड।